तो स्क्रीन पर क्यूआर कोड आ चुका है और इसी क्यूआर कोड के जरिए हम मूड मीटर को घुमाएंगे। आप मोबाइल निकालिए और वोट करने के लिए तैयार हो जाइए। हम आपको बताते हैं कि आखिर वोट किस मुद्दे पे करना है, मूड मीटर घुमाना किस मुद्दे पे है। संसद से पारित होने के करीब 4.25 साल बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए अब लागू होने जा रहा है। कुछ दिन पहले नवभारत के मंच से ही गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि चुनाव के पहले सीएए लागू हो जाएगा। अब खबर यह है कि इसका कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है और बहुत मुमकिन है कि आज रात ही इसका नोटिफिकेशन भी आ जाए। भले ही सीएए को पारित हुए 4 साल हो गए, लेकिन इस कानून के विरोध में देश भर में जिस तरीके का माहौल बनाया गया था, जिस तरह की हिंसा हुई थी, ये इस देश के लोगों के जहन में अब भी जिंदा है। सरकार की तरफ से ये बार बार कहे जाने के बावजूद कि सीएए किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, बल्कि पड़ोसी देशों से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता में तरजीह देने वाला कानून है। विपक्ष ने इसे ऐसे पेश किया जैसे हिंदुस्तान के मुसलमानों का हक छीना जा रहा है, उनका हक मारा जा रहा है। सीएए को एनआरसी के साथ इस तरीके से एक साथ जोड़कर बोला गया, एक साथ जोड़कर ऐसे पेश किया गया कि जैसे दोनों एक ही कानून हो, जबकि ऐसा है नहीं। अब जबकि यह कानून लागू होने को है, यह सवाल उठ रहा है कि क्या फिर से इसके नाम पर मुसलमानों को डराया जाएगा? क्या फिर से वही माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी? कुछ ही महीने बाद देश में आम चुनाव, इसीलिए इस सवाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इसी मुद्दे से जुड़े सवालों पर आज आपको करना है वोट, और आप अपना वोटिंग का सिलसिला शुरू करिए। वोट मीटर घूमना शुरू हो चुका है। हम आपको बताते हैं कि आज इससे जुड़े सवाल हैं क्या। तो ये रहे आपके सामने आज के सवाल। सवाल नंबर 1, क्या सीएए लागू करना 2024 के चुनाव में मोदी का मास्टर स्ट्रोक है? ऑप्शन ए, हां सबसे बड़ा मुद्दा है। ऑप्शन बी, कुछ कह नहीं सकते। और ऑप्शन सी, माफ करिएगा, ऑप्शन बी, नहीं कुछ नहीं होगा। और ऑप्शन सी, कह नहीं सकते। सवाल नंबर 2, क्या सीएए लागू होने से मुस्लिम वोट की गोलबंदी तेज हो जाएगी? ऑप्शन ए, हां मुस्लिम वोट एकजुट होगा। बी, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऑप्शन सी, कह नहीं सकते। सवाल नंबर 3, सीएए पर देश में विपक्ष क्या फिर से विरोध का माहौल सेट करने की कोशिश करेगा? ऑप्शन है हां, इंडी गठबंधन ऐसा करने की कोशिश करेगा। ऑप्शन बी है नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा। और ऑप्शन सी है कि कह नहीं सकते। सवाल नंबर 4, क्या सीएए के नाम पर मुसलमानों को बेवजह भड़काया गया था? ऑप्शन ए है हां, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। ऑप्शन बी, नहीं ऐसा नहीं हुआ। और ऑप्शन सी, कह नहीं सकते। और 5वां और आखिरी सवाल है कि क्या सीएए के बाद सरकार को एनआरसी भी लाना चाहिए? ऑप्शन ए है हां, तुरंत लाना चाहिए। बी है नहीं, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और सी है कह नहीं सकते। तो ये है आज के सवाल जिन पर कि आपको करना है वोट, और आपके वोट से घूमेगा देश का मूड मीटर। और हम इस पर चर्चा में आगे बढ़ें उससे पहले आपको एक बार सुनाते हैं कि कैसे कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री ने नवभारत के ही मंच से कहा था कि चुनाव से पहले ही सीएए लागू कर दिया जाएगा। पहले आप सुनिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। सीएए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा। और चुनाव से पहले के बाद पहले ही होगा। चुनाव के पहले ही सीएए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। यह भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वादा है। जब देश का विभाजन किया और वहां पर ढेर सारे वहां की देश में अल्पसंख्यक जो थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन थे, उन पर प्रताड़ना होती थी, सारे लोग यहां भाग कर आना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का वादा था कि आप धीरे धीरे आइए, आप जब भी आओगे भारत में आपका स्वागत है, आपको नागरिकता दी जाएगी। फिर मुकर गए। और मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं, सीएए किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीएए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीएए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण,
उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा कि देश का मूड मीटर घूमना शुरू हो चुका है और अभी तक करीब 6000 लोगों ने वोट किया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आप किस तरीके से देश का मूड मीटर तेजी से घूम रहा है और 6000 से ज्यादा लोगों ने अब तक वोट भी कर दिया है। हम सीधे रुख करते हैं अपने मेहमानों का, अपने गेस्ट का। हमारे साथ करण वर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, वरुण पुरोहित, नेता कांग्रेस, बादल देवनाथ टीएमसी के नेता हैं और सैयद असीम वकार, प्रवक्ता एआईएमआईएम। सबसे पहले बादल देवनाथ फिलहाल अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन जैसे ही जुड़ेंगे हम उनके पास चलेंगे। लेकिन सबसे पहले एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं हमारे साथ असीम वकार, उनके पास चलते हैं। असीम वकार, जैसे पिछली बार सीए और एनआरसी के नाम पर देश भर में माहौल बनाया गया, जिस तरीके की हिंसा हुई, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुए, अब जबकि यह तय हो गया है कि आज या कल तक में एक कानून लागू हो जाएगा। अच्छा, वसीम वकार भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। मानस जायसवाल के साथ, मानव जायसवाल के पास चलते हैं हम और उनसे सवाल लेते हैं। तो क्या एक बार फिर से, मैं सवाल वही रहेगा लेकिन मैं जवाब चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से सीएए के नाम पे उसी तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी जैसे कि हमने पिछली बार देखा? बहरहाल सभी को मेरा नमस्कार है। जिस तरीके से आपने देखा है कि भाई हमारी जो नेत्री है उन्होंने एनआरसी का पूर्ण तरीके से विरोध किया है और सीए भी लागू नहीं होगी, इसके लिए भी वो है। और साथ ही साथ हम देखना चाहते हैं कि क्या नियम ये लोग जारी करते हैं। आपको पता है 2019 में इन लोगों ने पारित करी थी कुछ नियम अनुसार। इन्होंने बोला था कि विदिन 6 मंथ्स हम लेके आएंगे और एक क्रोनोलॉजी समझिए वाला एक शब्द आया था। हमारे जो क्रोनोलॉजी वाले मंत्री हैं वो बड़ा अच्छे से उन्होंने बोला था कि क्रोनोलॉजी समझिए। तो क्रोनोलॉजी समझाइए नहीं, अब नियम समझाइए। नियम क्या होगा? आप बोलना चाहते हैं कि भाई ये जो नियम है ये लोगों को सिटीजनशिप देने का है, तो आप सिटीजनशिप किसको देंगे? भारतीय को देंगे कि विदेशियों को देंगे कि किसको देंगे? ये आपको समझना होगा। पहले तो इनको इस क्रोनोलॉजी जो शब्द है, इसकी जो क्रोनोलॉजी है समझाइए कि भाई तो क्रोनोलॉजी की बात अभी, क्रोनोलॉजी की बात अभी क्यों कर रहे हैं हम? मानस जायसवाल, अभी हम क्यों कर रहे हैं क्रोनोलॉजी की बात? भाई अभी तो बातें हो रही है कि सीए लागू हो रहा है और जबकि ये सबको पता है कि सीए किसी की नागरिकता नहीं छीनता, किसी भी तरीके से सीए के जरिए किसी को देश से बाहर नहीं निकाला जा सकता, किसी की नागरिकता ली नहीं जा सकती है, तो इसको एनआरसी के साथ जोड़कर हर बार पेश करने की जरूरत क्यों है? हर बार सीए के साथ एनआरसी जोड़कर बोलना क्यों जरूरी है? विपक्ष जब भी बोलता है तो बोलता है सीए एनआरसी। भाई सीए की बात हो रही है, एनआरसी की बात नहीं हो रही है अभी। तो जब हमने आज जरूर लोगों से, इस देश के लोगों से जानना चाहा है, हमने सवाल में जरूर रखा है कि भाई एनआरसी लागू होना चाहिए या नहीं, इस पर भी लोग अपनी राय दें। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सरकार का ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। सरकार तो कह रही है कि ये सीए हम इसलिए लेकर आ रहे हैं कि ताकि जो पड़ोसी देशों से वैसे धार्मिक अल्पसंख्यक आए हैं जो वहां परसिक्यूटेड थे, जिनके साथ वहां ज्यादती हो रही थी, प्रताड़ना हो रही थी, वैसे लोग जो भाग कर आए हैं उनको कानूनी तौर पर हम अपने देश में नागरिकता देना चाहते हैं। इसमें क्या क्या दिक्कत है भाई आप लोगों को? तो इसको एनआरसी से जोड़कर क्यों मामले को उलझाते हैं आप? सुनिए। सबसे पहली बात क्या है कि क्या नियम रहेंगे, क्या क्या इनके सेक्शंस हैं, ये आपको पता चल गया है। हाँ। और आपने जब सीए का मुद्दा चलाया है तो आपने एनआरसी क्यों शब्द यूज किया? तो एनआरसी का आपको उसके ऊपर प्रश्न एनआरसी का हमने एनआरसी शब्द इस्तेमाल नहीं किया। मैं तो ये कह रहा हूं कि सीए के साथ एनआरसी जोड़कर जिस तरीके से विपक्ष हमेशा से बोलती रही है, उससे ऐसा लगता है कि सीए और एनआरसी दोनों एक ही कानून है, जबकि ऐसा है नहीं। आप जब आप डिबेट कर रहे हैं तो आपने सीए एनआरसी के बारे में बात पूछा ना? हाँ। आपने प्रश्न चालू करी ना? क्यों? क्या जरूरत आन पड़ी? कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो संचय किया होगा आपने। देखिए भाई, लेकिन क्रोनोलॉजी ये है, देश को बरगलाने के लिए क्रोनोलॉजी ठीक है, जुमला पार्टी है, तो आप पूरे देश में जुमला फैला रही है, पूरे देश में भ्रष्टाचारियों को साथ लेके चल रही है और जिस तरीके से अनर्गल बयानबाजी कर रही है। आज आपको 5 साल के ऊपर लगे, अभी तो आपने नियम ही नहीं बनाया। अरे कर क्या रहे हैं? अनर्गल बयानबाजी नहीं। एक मिनट, मानव जायसवाल, ऐसा है कि अभी हम सीए की बात कर रहे हैं, सीए तक हमको सीमित रखना चाहिए। हम जब एनआरसी की बात करेंगे तो हम उस पर आएंगे। मैं एक बार से सैयद असीम वकार के पास चलता हूं। असीम वकार, आपको एआईएमआईएम को सबसे ज्यादा इस बात पे आपत्ति रही है
कि भाई इस देश में सीए लागू नहीं होना चाहिए। आप हमेशा कहते रहे, आपकी पार्टी कहती रही है कि ये मुसलमानों के साथ भेदभाव या मुसलमानों का हक मारा जा रहा है। भाई मुसलमानों का हक नहीं मारा जा रहा है, किसी दूसरे को अगर हक दिया जा रहा है तो उससे आपको क्या तकलीफ हो रही है? वसीम वकार को हमारी आवाज नहीं जा रही है क्या? ठीक है, मैं उनके पास जाऊंगा फिर से। वरुण पुरोहित से यही सवाल, वरुण पुरोहित से मैं ले। रंजीत जी आवाज आ रही है? और जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, सीए पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और जैसा कि हमने आपको बताया, सबसे पहले नवभारत पर इस बात की चर्चा हुई थी और नवभारत के मंच से ही अमित शाह ने घोषणा की थी कि चुनाव के पहले ही सीए पर नोटिफिकेशन आएगा, सीए लागू किया जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ है। चुनाव के ठीक पहले सीए पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एक तरीके से नवभारत की खबर पर मुहर लगाने की तरह है। और सबसे पहले नवभारत ने आपको बताया था, नवभारत के मंच से गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी और आज सीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस चर्चा के दौरान ही ये बड़ी खबर आई है, सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है उसका लागू कर दिया गया है आज से। और वैसे लोग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से धार्मिक अल्पसंख्यक हैं और वहां से भागकर हिंदुस्तान आए हैं, वहां की प्रताड़ना और वहां जो उनके साथ ज्यादती हो रही थी उससे तंग होकर भारत आए हैं, वैसे लोगों को इस कानून के तहत अब ज्यादा सुविधाजनक तरीके से और उनको तरजीह देते हुए नागरिकता दी जा सकेगी। ये कानून बस इतना ही है। लेकिन जैसा कि इस कानून को लेकर पहले भी माहौल बनाया जाता रहा है, इसे एनआरसी के साथ जोड़कर इस तरीके से दिखाया जाता रहा है कि इससे मुसलमानों का हक मारा जा रहा है, देश में अल्पसंख्यकों का इससे नुकसान होगा, उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। ये सारी बातें बेबुनियाद साबित होती रही है और ये सरकार ने बार बार इसका खंडन किया है। और गृह मंत्री ने भी नवभारत के मंच से ही इस बात को कहा था कि ये एक तरह से बेवजह माहौल बनाने की कोशिश की जाती रही है। सैयद वसीम वकार, अब जबकि ये तय हो गया है कि सीए इस देश का कानून है और सीए लागू हो चुका है, क्या पहली प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, सबसे पहली प्रतिक्रिया कि गुस्से में और धार्मिक उन्माद में बहकर जो लोग इस बिल का समर्थन कर रहे हैं वो दरअसल देश के साथ नहीं खड़े हैं, देश के विरोध में खड़े हैं। क्यों? आप कह रहे हैं कि हम दूसरे देश उनके जो माइनॉरिटीज हैं उनको ले लेंगे, हिंदुओं को, सरदारों को, जैनों को, बौद्धों को, सिंधियों को, क्रिश्चियंस को, नहीं क्रिश्चियंस को नहीं, मुसलमान क्रिश्चियन छोड़कर। कल को अगर हमारे पड़ोसी देश अपने जासूसों को हमारे देश में भेज दें और आपको मालूम ना पड़े कि वो पड़ोसी देश का जासूस यहां काम कर रहा है और वो आके भारत में जासूसी करके सारी यहां की डिटेल्स विदेश में दुश्मन देश को भेजना शुरू कर दे, तो उसकी जिम्मेदारी आप एंकर साहब लीजिएगा। ये क्या जवाब है? देश के ये क्या जवाब है? ये क्या जवाब है? एनएसए साहब लेंगे। ये क्या जवाब है? जब नागरिकता दी जाएगी, भाई इस देश में कोई नागरिकता पहली बार मिल रही है क्या? और जिनको नागरिकता दी जा रही है क्या उनकी जांच पड़ताल के बगैर नागरिकता दी जाएगी क्या? ऐसा सीए में लिखा हुआ है क्या? सीए कानून ये कहता है कि जो लोग आएंगे उनको हम बिना जांचे परखे, बिना सोचे समझे नागरिकता दे देंगे? क्या सीए के कानून में ऐसा कोई प्रावधान है क्या? आप कहां से, सैयद वसीम वकार, ये बात आप कहां से कह रहे हैं आप? और ये एकदम बेतुकी बात आप कर रहे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। आपके चैनल पे बैठ के कह रहा हूं, मैं अपनी शंका यहां जाहिर कर रहा हूं। अब मेरी शंका, लेकिन शंका यही ऐसी ही शंका जाहिर करते, ऐसी ही शंका जाहिर की गई थी वसीम वकार, ऐसी ही शंका जाहिर की गई थी जब पिछली बार जब संसद में कानून लाया जा रहा था, तब भी ऐसी ही शंका जाहिर करके पूरे देश में माहौल खराब किया गया था कि भाई ये मुसलमानों का हक किससे मारा जा रहा है। ऐसी ही शंका जाहिर की गई थी कि अब सीए आया है तो अब एनआरसी भी आएगा। ऐसी ही शंका जाहिर की गई थी कि ये मुसलमानों की नागरिकता छीनने का कानून है और इस तरीके से इस देश का माहौल बिगाड़ा गया था। तो ऐसी शंका, बेबुनियाद शंका न करें ना आप लोग। विपक्ष बेबुनियाद शंका क्यों करता है?
जब सरकार खुद कह रही है, गृह मंत्री खुद कह रहे हैं मंच से आकर कि भाई इससे किसी की नागरिकता नहीं जाती। नहीं, मैंने नागरिकता की बात ही नहीं की। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूं कल को दुश्मन देश अपने जासूस यहां भेज देंगे और उनको नागरिकता दिला देंगे, चाल चल के, षड्यंत्र रच के, तो उसकी जिम्मेदारी रंजीत कुमार जी आप लेंगे, कौन लेगा? भाई उसके लिए इस देश की एजेंसियां सक्षम हैं, सक्षम एजेंसियां। सोचिएगा वसीम बकार, इस देश में बहुत सारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, बहुत सारी गुप्तचर एजेंसियां हैं, और ये दुनिया की, ये हिंदुस्तान की आप बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान दुनिया के बहुत शक्तिशाली देशों में से एक है, और आप ऐसी शंका जाहिर कर रहे हैं जैसे कि कहीं से कोई आ जाएगा और यहां कुछ भी कर चला जाएगा, किसी को कोई बात पता नहीं लगेगी। उसकी जिम्मेदारी में जाहिर सी बात है मेरी नहीं होगी और किसी टीवी चैनल की नहीं होगी, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, और सरकार सक्षम है, सरकार की एजेंसियां सक्षम है उसको काउंटर करने में। आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं उसको लेकर के? मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आपकी चिंता इस बात को लेकर नहीं है कि बड़ी संख्या में जो दूसरे देशों के लोग यहाँ जो धार्मिक अल्पसंख्यक आकर के, ये सारा ठेका आपने उठा रखा है। भाई हमने क्यों? मैं तो कह ही रहा हूं कि हमारा ठेका नहीं है, लेकिन ये ठेका आपका भी नहीं है ना, ये ठेका आपका भी नहीं है, ये ठेका इस देश की एजेंसियों का है, इस देश की सुरक्षा एजेंसियों का, सरकार का है। क्यों देख रहे हैं भाई? फिर वही बात, मैं तो कह रहा हूं कि न ये ठेका हमारा है वसीम बकार, और न ये ठेका आपका है। ये ठेका जिसका है वो उसकी पट्टी, और मेरी अकल खुली हुई है। आपकी आंख बंदी हुई है पट्टी, और मेरी अकल जो है वो खुली हुई है। ठीक है, आप बंद आंखों से देश को देख रहे हैं, मैं आता हूं आपके पास से देख रहा हूं। हाँ, करण वर्मा आपको जोड़ना चाह रहे हैं, बताइए। जी नहीं, मैं असीम वकार साहब का बड़ा सम्मान करता हूं। उन्होंने जो सवाल पूछा ना, मैं उसका बिल्कुल डायरेक्ट जवाब देता हूं, और वो इधर उधर की बात नहीं करते, मुझे बात पता है, इसलिए मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो इसमें क्रिश्चियंस भी शामिल है साहब, आपने गलती करी कि क्रिश्चियंस नहीं शामिल है, क्रिश्चियंस भी शामिल है इसके अंदर। हाँ। पहली बात ये। दूसरी बात, आपने पूछा कि सुरक्षा की एक बात आ जाएगी, मैं आपको समझा दूं ये कानून क्या है। ये कानून ऑलरेडी जब हम सिटीजनशिप देते हैं नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर, उसमें जनरली 11 साल लगते हैं, वैसे भी सिटीजनशिप मिलती है, उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है 5 साल के लिए इन 6 कम्युनिटीज के लिए। तो ये ऑलरेडी जो हमारा कानून है उसमें क्लॉज आया 6B। तो ऐसा नहीं है कि पहले जांच नहीं होती और पहले हम लोग कभी भी बाहर से आए हुए जो लोग हैं उनको सिटीजनशिप नहीं देते, और ये बाहर से आए हुए नहीं है, ये वो हैं जो 31 दिसंबर 2014 से पहले हमारे देश में है ऑलरेडी। बिल्कुल। तो जरा बहकाइए मत, मतलब तथ्यों के साथ बात करिए। ये ऑलरेडी ड्यू प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे हैं, बस इनका प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड कर दिया गया है इस संशोधन के बाद। ये भी एक संशोधन है, कोई ऐसी वो नहीं हो रही कि कौन आ जाएंगे, हम बाहर से किसको ले लेंगे। तो प्लीज जरा तथ्यों के साथ बात करिए और लोगों को बहकाइए मत। ये एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आपको उसका स्वागत करना चाहिए असीम साहब, कि बेचारे मजलूम जो भाग करके आए अपना रिलीजियस परसिक्यूशन से और इस देश में रह रहे हैं, उनको क्या हक नहीं मिलना चाहिए नागरिकता का? ये मैं आप पे छोड़ देता हूं। अब ठीक बात है। तो एक बार मैं आपको फिर से बताऊं कि देश का मूड मीटर तेजी से घूम रहा है, और आपने देखा कि बड़ी संख्या में लगातार वोट कर रहे हैं। करीब 18,000 से ज्यादा लोगों ने अब तक वोट किया है, और ये तेजी से एक आंकड़ा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप भी देश का मूड मीटर घुमाने में अपना योगदान जारी रखिए और लगातार वोट करते रहिए। करीब 18,500 लोगों ने अभी तक वोट किया है, और ये वोट क्या कहते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि इससे जुड़े जो बड़े सवाल हैं उस सवाल पर आप क्या सोचते हैं और देश क्या सोचता है, ये हम सब विस्तार से बताएंगे। लेकिन एक बार फिर से जरा वरुण पुरोहित का रुख करते हैं, कांग्रेस के नेता हैं हमारे साथ हैं। वरुण पुरोहित भाई, ये जो सीए और एनआरसी की बात होती है, जब भी इस देश में सीए एनआरसी की बात होती है, इस देश के मुसलमानों, इस देश के अल्पसंख्यकों से उसको जोड़ दिया जाता है। भाई सीए की एनआरसी की बात होती तो 1 मिनट के लिए समझ में आता है कि ठीक है, कोई अगर शंका आशंका डर है तो एक बात 1 मिनट के लिए जायज माना जा सकता है। वैसे भी उसमें भी जो लोग इस देश के जो नागरिक हैं उनको उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है एनआरसी के भी मामले में। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए एनआरसी की बात ही नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं जब सीए की बात होती है तो इस देश के मुसलमानों के हक से उसको क्यों जोड़ देता है विपक्ष? रंजीत कुमार जी, देखिए हमारी पार्लियामेंट सुप्रीम है, लॉ मेकिंग बॉडी भी वही है। अब ये लॉ पास हो गया 2019 में, एक्ट बन गया, राष्ट्रपति की एसेंट हो जाती है, उसके बाद आप कुछ भी चर्चा करो कोई बेमाने है। अगर आप विपक्ष कोई चर्चा करता है तो जब आप सरकार में आओ, आपको कोई अमेंडमेंट्स करने तो आप पार्लियामेंट से पास करके अमेंडमेंट कर सकते हो। जो असली प्रश्न की बात है, 4 साल से कानून पास पड़ा था, तो ये चुनाव के मौके पे लागू क्यों करना चाहते हैं? 4 दिन, आप 3 दिन 4 दिन आचार संहिता लगनी चाहते। 4 साल से क्या कर रहे थे? विपक्ष पे आरोप लगाना, विपक्ष भड़का रहा है, ये भड़का रहा है, वो भड़का रहा है। इसका मतलब ये खुद अकर्मण्य है। ये सरकार 4 साल से लागू ही नहीं करना सकती। चुनावी
जो इनको फायदा उठाना है उस चीज में जाती है। यही तो हमारा ऑब्जेक्शन है। आप ये देखिए, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, हमने एक मगध फाउंडेशन भी बनाया हुआ है। हम बात करते हैं वृहद भारत की, ग्रेटर इंडिया की, जिसमें जैसे सार्क बनाया था राजीव गांधी जी ने, जो हमारे टुकड़े हैं, हमारे देश के अभिन्न अंग रहे हैं, उनको हम एक सांस्कृतिक रूप से, एक सोशल रूप से हम उसको एक रूपता में लाए। ये बीजेपी का तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अलग है, हमारा ग्रेटर इंडिया की बात हम करते हैं। ग्रेटर इंडिया में सब पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हम लेके एक यूनियन के हिसाब से चले और उसमें सांस्कृतिक सोशल रिलेशंस आपस में बने। हम वो चाहते हैं। ये इसको डिवाइसिव इनकी जो पॉलिटिक्स है, किसी भी तरह समाज को टुकड़े टुकड़ों में रख के इनको वोट बैंक लेना है। नहीं तो ये डिवीजन क्रिएट कौन कर रहा है? ये डिवीजन तो दे दो 4 साल से क्यों? ये डिवीजन क्रिएट कौन कर रहा है? ये डिवीजन तो आप क्रिएट कर रहे हैं ना। जब सीए की बात होती है आप कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है। भाई इस देश के मुसलमानों का उससे कोई लेना ना एक ना देना दो, फिर भी आप उसे बार बार मुसलमानों से जोड़ देते हैं। तो ये डिवीजन तो आप क्रिएट कर रहे हैं ना। मुसलमानों। चलिए, आपने कहा कि चूंकि इसकी टाइमिंग को लेकर के आपने सवाल किया, तो ये पहला सवाल भी हमारा इसी से जुड़ा हुआ था कि क्या सीए लागू करना 2024 के लिए मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है? और क्या कह रहे हैं आप? बड़ी संख्या में जरा देखिए लोगों की राय क्या है। बिल्कुल ज्यादातर लोग 94.4 यानी करीब 95% लोग कह रहे हैं कि हाँ, ये 2024 के चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक होगा, जबकि 3-3.5% लोग हैं सिर्फ ऐसे जो मानते हैं कि नहीं, इसका कोई फायदा नहीं, इसका कोई असर नहीं होगा, और 1.4% लोग ऐसे हैं जो इस पर जिनकी कोई राय नहीं है इस बारे में। आइए दूसरे सवाल का भी जवाब, एक बार दूसरे सवाल का भी रुझान देख लेते हैं। और दूसरा सवाल हमारा ये था कि क्या सीए लागू होने से मुसलमानों की या मुस्लिम वोटों की गोलबंदी तेज हो जाएगी? इस सवाल के जवाब में भी बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं, करीब 2/3 से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि हाँ, मुस्लिम वोट एकजुट होगा। करीब 2/3 लोग ऐसा कह रहे हैं। 62.4% लोग कह रहे हैं कि हाँ, मुस्लिम वोट इससे एकजुट होगा, जबकि 37.6 यानी कि 37.5% लोग ये मानते हैं कि नहीं, इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इससे। और नहीं, इसमें बिल्कुल राय बिल्कुल स्पष्ट है, या तो हाँ या तो नहीं, कह नहीं सकने वालों की संख्या नहीं के बराबर है इसमें। और दो बड़े सवाल जो इस एक्ट के लागू होने के बाद जो सबके ज़हन में है, उन दो बड़े सवालों पर आपकी राय क्या है, देश क्या सोच रहा है, वो हमने आपको बताया। बाकी भी जो इससे जुड़े हुए सवाल हैं उस पर आप क्या सोच रहे हैं, हम ये भी आपको बताएंगे। लेकिन एक बार फिर से हम वसीम वकार का रुख कर लेते हैं, AIMIM के प्रवक्ता वसीम वकार। तो अब जब ये लागू हो चुका है और आप ये कह रहे हैं कि भाई इस देश का कानून जो है ये बन चुका है, जैसा कि अभी वरुण पुरोहित कह रहे थे, और इसमें कोई अब आशंका वाली बात नहीं रह गई है, तो क्या सवाल ये है कि क्या इसको लेकर इस बार आप लोगों के पास जाएंगे, जैसे CA NRC की बात कर रहे थे आप 4 साल पहले, क्या 2024 के चुनाव में भी आप इसको मुद्दा बनाएंगे? नहीं, सवाल आपने मुझसे पूछा है। जी, आपसे पूछा। सबसे पहली बात तो जो आप पोल करा रहे हैं कि क्या इस सीए के लागू होने से मुस्लिम वोटर एकजुट होगा, ये पोलराइजेशन मत कीजिए। हम लोग बेवकूफ लोग नहीं है, आपसे ज्यादा अक्लमंद हैं। आपको यहां लिखना चाहिए कि सीए लागू करने से भारतीय जनता पार्टी क्या हिंदू वोटों को एकजुट कर रही है, क्या हिंदू वोट गोलबंद होगा? ये यहां पे क्यों नहीं चला रहे सर्वे आप? क्योंकि भाई हिंदुओं ने प्रदर्शन नहीं किया था ना इसके लिए। क्योंकि वसीम वकार, हिंदुओं ने प्रदर्शन नहीं किया था इसके लिए प्रदर्शन तो ये कहा गया ना कि ये मुसलमानों का हक मारा जाएगा इससे। आप लोग तो ये कह रहे थे और मुसलमानों को आप भड़का रहे थे। हम उस सवाल पे भी आएंगे कि क्या इसके नाम पर मुसलमानों को भड़काया गया, वो सवाल भी हम अभी आपको उस सवाल का भी जवाब लेंगे। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि सवाल भाई इसका जवाब तो आपको देना है। देखिए, मैं दे तो रहा हूं आपसे। हाँ, आप सर्वे कराइए, यहां पर चलाइए अपना कि क्या इस सीए के लागू होने से क्या 2024 के चुनाव में हिंदू वोट गोलबंद होगा, एकजुट होगा? चलाइए सर्वे। बिल्कुल, क्यों नहीं चला रहे भाई? मैं तो कह रहा हूं कि क्योंकि आप एक अगर ये मुसलमान वाला चला रहे तो हिंदू, मैंने आपको इसका जवाब दिया मैंने आपको कि प्रदर्शन हिंदू संगठनों ने नहीं किया था। कोई जवाब नहीं। विपक्ष ने ये नहीं कहा था कि इससे हिंदुओं को फायदा या नुकसान। उन्होंने कहा कि इससे मुसलमानों को नुकसान होगा। और जो सड़कों पर लोग थे वो कह रहे थे कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, वो ये कह रहे थे मुसलमानों के खिलाफ है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या इसके जरिए मुसलमानों को फिर से गोलबंद करने की कोशिश होगी इसके नाम पे? क्या इसके जरिए फिर से उनको भड़काने की कोशिश होगी?
हम तो ये नहीं कह रहे कि मुसलमान, हम तो ये कह रहे कि विपक्ष ने इसके नाम पर भड़काया लोगों को। ये जग जाहिर है देश में किस तरीके के का माहौल बना, किस तरह का प्रदर्शन हुआ, कैसी हिंसा हुई, क्या वो बात अभी बहुत पुरानी बात तो हुई नहीं है, सबके जहन में जिंदा है वो। नहीं, कोई देखिए बात समझिएगा, चैनल आपका है, आप तनख्वाह लेते हैं, हाँ, बदनाम करिए, गालियां बकिए, नफरत बेचिए, नफरत फैलाइए मुसलमानों के खिलाफ। कौन पूछ रहा है आपसे? कोई नफरत नहीं फैलाने की काम कर रहे हैं, हम किसी को गाली नहीं दे कुछ कहिए तो रहे। ये राजनीतिक सवाल है, ये राजनीतिक मुद्दा है और राजनीतिक सवाल है। राजनीतिक तरीके से देखिए, इसमें भावनात्मक होने की जरूरत नहीं है वसीम वकार। आप इसमें इसको भावुक होकर क्यों इस पर बात कर रहे हैं भाई? एक राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक सवाल, राजनीतिक जवाब होना चाहिए। सवाल यह है कि अगर इसके नाम पर मुसलमानों को भड़काया गया, बरगलाया गया, बहकाया गया, और अब जब वो कानून लागू हो रहा है तो क्या आप दोबारा ऐसा नहीं करेंगे? ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा आपसे? आप इसे चुनाव में मुद्दा बनाएंगे कि नहीं, ये सवाल आपसे क्यों नहीं पूछा जाएगा? देखिए, ये राजनीतिक सवाल है, इसका राजनीतिक जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं आपको, दे तो रहा हूं जवाब, आपको सुनिए। हाँ बताइए ना। यह है कि जैसे ही सीए लागू होगा, आपके जैसी मानसिकता के तमाम लोग जो मुसलमानों से नफरत करते हैं और नफरत की हद तक नफरत करते हैं, वो खुश हो जाएंगे और आप जाकर फौरन बीजेपी में वोट डालेंगे और अपने जैसे लोगों को और मोटिवेट करेंगे आप कि चलो बीजेपी में, मुसलमान परेशान, मुसलमान को। तो सीधा सा मसला ये है कि आप जैसे लोग। करण वर्मा आप जरा जवाब दीजिए, करण वर्मा जरा आप जवाब दीजिए। देखिए हमारे मित्र वसीम वकार साहब कह रहे हैं कि भाई हमने तो किया नहीं। शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट था पूरा, जिसमें इतने लोग बैठे और बाद में जब दिल्ली में दंगे हुए, वो किसने पीस को खराब किया था? वो किसने कहा था कि मुसलमानों को खतरा है? कौन था शारजील इमाम? कौन था उमर खालिद? इन लोगों ने कैसे कैसे नारे दिए थे वहां पर, मोदी तेरी खबर खुदेगी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। याद है आपको ये नारे? हमने तो कोई नफरत की बात कभी नहीं करी, हमने तो कभी नहीं कहा था आप ऐसे ब्लॉकेड करके बैठिए। करण वर्मा, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा, 1 मिनट के लिए रोकूंगा। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तर पूर्वी दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीए नोटिफिकेशन के बाद ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सीए का कानून आज से लागू हो गया है और उसके बाद दिल्ली के एक इलाके में, उत्तर पूर्वी इलाके में आज जो है सुरक्षा बढ़ानी पड़ी है, बढ़ाई गई है। क्यों बढ़ाई गई है, इसका एक बैकग्राउंड है, ये बात आप पहले से जानते होंगे। आपको याद होगा कि 4 साल पहले जब सीए का कानून संसद में लाया जा रहा था, उस समय किस तरीके से दिल्ली के एक बड़े इलाके में किस तरह का माहौल बनाया गया था, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उठ पड़ी हुई थी, प्रोटेस्ट के नाम पर किस तरह की हिंसा हुई थी, उससे भी हम वाकिफ हैं। इसीलिए इसी को देखते हुए आज उत्तर पूर्वी दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और हम आगे बढ़ेंगे, हम आएंगे अपने मेहमानों के पास। उससे पहले हम चाहेंगे कि अपने एक सहयोगी के पास चलें और जरा देखते हैं कि इस कानून के लागू होने के बाद वो लोग जिनकी जिंदगी पर इसका सीधा सीधा असर पड़ने वाला है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। भंवर पुष्पेंद्र के पास चलते हैं, जयपुर। भंवर जी बिल्कुल, मैं इस समय जहां खड़ा हुआ हूं, आप देख सकते हैं ये पाक विस्थापित लोग यहां पर मौजूद हैं, आए हुए हैं। मिठाई जो है एक दूसरे को खिलाई जा रही है। आप समझ सकते हैं किस तरह की खुशी, एक इंतजार था, लंबे अरसे से इंतजार था, वो इंतजार पूरा हुआ है और उस भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे कुछ महिलाएं भी हैं और ये एक संस्थान है जो पाक विस्थापितों के लिए काम करता है और इस तमाम लोग जो पाकिस्तान से आए हुए हैं वो मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, बढ़िया मिठाई विठाई खा रहे हैं, आज बड़ा खुशी का दिन है। आज जो हमने न्यूज़ सुनी है सीए के बारे में, बहुत खुशी का माहौल है। हमने मिठाई बांटी है, इसमें जो जिन लोगों को नागरिकता मिलने वाले उनका बहुत भला होने वाला है। काफी लोगों को इनमें रिलीफ मिलेगा। इसमें जैसे पहले माँ बाप को मिलती थी, फिर बच्चों को बाद में मिलती थी, तो इसमें सबको एक साथ मिल जाएगी। तो इसमें सबका बहुत भला होने वाला है। इसमें जिनमें लोगों का पैसा लगता था, जैसे 500 सिलेंडर करने पड़ते थे, उनकी फीस बच जाएगी। तो इसमें बहुत कुछ लोगों का मतलब बच्चों की पढ़ाई का रास्ता भी खुलेगा। जरूर, क्यों नहीं खुलेगा। पहले सबसे पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का और इन सब का मैं हम दिल से, हमारी जो भी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ से आए हुए विस्थापित, उनका दिल से, तहे दिल से हम उनका आभार करते हैं कि उन्होंने जो वादा किया था, जो 2019 का जो बिल पास हुआ था, वो आज इम्प्लीमेंट हो चुका है आज। और हम भारत तो भंवर मैं आपके पास जो है, भंवर मैं आपके पास आऊंगा। जाहिर सी बात है, वैसे लोग जो बड़े लंबे समय से हिंदुस्तान में रह रहे थे,
पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों से, आसपास के मुल्कों से भाग कर आए थे, वहाँ की प्रताड़ना, जुल्म और ज्यादती से भाग कर, डर कर यहाँ आए हुए थे, शरणार्थी के तौर पर यहाँ रह रहे हैं, नागरिकता का इंतजार कर रहे थे, वो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। और ये तस्वीरें देखिए, ये दिल्ली के, उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाके की तस्वीर है और इस नोटिफिकेशन के आने के बाद से वहाँ सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जवान, सुरक्षाकर्मी फ्लैग मार्च कर रहे हैं और ये वही इलाका है जहां पर कि 4 साल पहले जब एक कानून लाया जा रहा था संसद में, उस समय हंगामा हुआ था, प्रोटेस्ट के नाम पर हिंसा हुई थी और ये वही इलाका है। इसलिए एहतियातन आप देख रहे हैं इस तरह की तस्वीरें। हम बहस पे लौटेंगे, उससे पहले वक्त है कि जरा एक बार उन 2 सवालों का भी जवाब ले लें जो हमने आपसे पूछा था, इसी से जुड़ा हुआ। और जो सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 की सीएए पर देश भर में विपक्ष फिर विरोध का माहौल पैदा करने की कोशिश करेगा। इस सवाल का जवाब, इस सवाल के रुझान क्या कहते हैं, क्या जो आप वोट कर रहे हैं उसका क्या रुझान है, वो आंकड़े किस तरीके से हैं, वो आपके स्क्रीन पे है। इसमें हाँ, इंडी गठबंधन ऐसा करने की कोशिश करेगा, ऐसा मानने वालों की संख्या 71% है और 28% लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार कह नहीं सकते, 0.8 हैं। तो आप देखें कि बड़ी संख्या में लोगों को लग रहा है कि जिस तरीके से 4 साल पहले जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश हुई थी, जिस तरीके का प्रोटेस्ट के बहाने हिंसा की गई थी, विरोध के बहाने, उसी ढंग से एक बार फिर से ऐसा हो सकता है। और सवाल नंबर 4 कि क्या सीएए के नाम पर मुसलमानों को बेवजह भड़काया गया था? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि पिछली बार जो हुआ था वो सबके जेहन में अभी भी है। इसीलिए इस सवाल का जवाब बहुत महत्वपूर्ण है। इस सवाल के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये बहुत अहम है। और इस सवाल के जवाब में आप क्या कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ था, 92%, 92.5% लोग कह रहे हैं और ऐसा नहीं मानने वालों की संख्या बहुत कम है, करीब 6-7%। तो एक बार फिर से मानव जायसवाल का रुख करते हैं। टीएमसी के नेता हैं मानव जायसवाल। भाई, बीजेपी जो कर रही है उसका एजेंडा क्लियर है। अमित शाह ने कहा कि हम सीए लेकर आ रहे हैं, इसके जरिए किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। एनआरसी को लेकर कोई बात नहीं हुई। लेकिन हमने अभी कुछ दिन पहले ही एक तस्वीर देखी, बल्कि जिसमें कि ममता बनर्जी बहुत सारे लोगों को बताने की कोशिश कर रही हैं कि आपकी नागरिकता कहीं नहीं जा रही और अगर आपका आधार कार्ड, उसमें कोई गलती से, किसी वजह से अगर आपका आधार कार्ड कैंसिल हो गया तो हम आपको दूसरा आधार कार्ड जारी कर देंगे। हम किसी को पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं जाने देंगे, जबकि ये सारी दुनिया जानती है कि पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में बांग्लादेश से आ रहे लोग रह रहे हैं और जो अवैध तरीके से रह रहे हैं। ये जानते हुए भी ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि अगर केंद्र सरकार का आधार कार्ड कैंसिल भी हो गया तो हम आपको दूसरा आधार कार्ड जारी करेंगे, स्टेट का आधार कार्ड जारी कर देंगे। भाई, ये किस तरह की सियासत हो रही है पश्चिम बंगाल? पहले तो जो सेक्शन, जो आधार कार्ड की बात करते रहे, जब 2016 में लागू हुआ था, तो आप ऐसे ही मैंने राह चलते किसी का आधार कार्ड को कैंसिल नहीं कर सकते। कोई राह चलते किसी का आधार कार्ड कैंसिल होता भी नहीं है। कौन कह रहा है मानव जायसवाल कि राह चलते किसी का आधार कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा? ये ऐसी हवाई बातें विपक्ष हमेशा क्यों करता है? जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले आशंका जता रहे थे। धरातल से, सुनिए रंजीत भाई, आप धरातल से बहुत दूर है। अब बीजेपी की दूरबीन, मैं बिल्कुल धरातल बाहर निकलिए। आप बताइए तो कि ऐसे राह चलते किसका आधार कार्ड कैंसिल हो जाता है? बता रहा हूं मैं। अरे मैं आपको तो सुनना ही नहीं चाहते। बताइए ना, बताइए। देश की आवाज को जनता तक पहुंचने नहीं देना चाहते तो कैसे चलेगा? पूरा समय बताइए। आपको पता है कि बंगाल में जो राजवंशी समुदाय है, जिनको इतने दिनों से बेनिफिट, लोकल बेनिफिट जो गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिल रही थी, आज उसमें काफी समुदाय के काफी लोगों को उनके आधार कार्ड से नोटिफिकेशन डिलिस्टिंग कर दिया गया है। उनके ऑनलाइन में चेकिंग नहीं हो रही है। आपको पता है जो मटुआ समुदाय है, ठाकुरबाड़ी के वहाँ काफी जो जनता है हमारी, जो नागरिक है देश के, उनके आधार कार्ड डिलिस्टिंग हो गई है। वो देश के दूसरे हिस्सों में, वो देश के दूसरे हिस्सों में भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि देश के दूसरे हिस्सों में भी हो रहा है। और अगर आपके आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान है, उसको एड्रेस किया जाता है। लेकिन ये कहना, लेकिन एक सीएम का ये कहना कि हम बंगाल से किसी को बाहर नहीं जाने देंगे, ये क्या बताता है? ये जबकि हमें मालूम है कि पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी लोग रहते हैं जो कि अवैध तरीके से रहते हैं। क्या इस बात से कोई इनकार कर सकता है? क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है? क्या सच नहीं हो जाएगा?
बार बार झूठ बोलने से सच में रेटोरिक मत बनिए। सो आपने आधार कार्ड के बारे में बात करी, हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूं। सो क्या स्टेट, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि केंद्र अगर केंद्र का आधार कार्ड कैंसिल हो जाएगा तो क्या स्टेट आधार कार्ड जारी कर सकता है? क्या स्टेट आधार कार्ड जारी कर सकता है? क्या कोई राज्य आधार कार्ड जारी कर सकता है? क्या तो झूठ कौन बोल रहा है और कौन किसको बरगलाने की कोशिश कर रहा है? ये क्या किसी से छिपी हुई बात है क्या? आपका मोनोलॉग खत्म हो गया? नहीं, आप बताएं ना। आपको जो रिमार्क देना है वो खत्म करिए। भाषण सुनने के लिए नहीं आया। नहीं, आप बताइए ना। पूछिए। और जो आपने उत्तर दिया है, आपने खुद अपने मुंह से बोला है कि आधार कार्ड दूसरे प्रांतों में भी डीलिंग हो रहा है। कारण क्या है? कौन जवाबदेही है? कौन सी सरकार है? क्या मैनेजमेंट है? क्या गवर्नेंस है? ठीक है, अगर ऐसा है, अगर मैं कह तो रहा हूं कि अगर ऐसा है तो उसका रिड्रेसल है ना भाई, उसको एड्रेस किया जाता है ना। अगर कहीं किसी वजह से किसी के आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम है तो क्या उसको रेक्टिफाई किया जाता है ना, उसको ठीक किया जाता है ना, उसमें सुधार किया जाता है ना। सुनिए, ये जो भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी है ना, इससे कोई एक्सपेक्टेशन देश को रहा नहीं है। अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी जाने वाले हैं, ये देश में नारा गूंज रहा है। हम जनता के साथ खड़े, हमने बोला। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं मानव जायसवाल कि अभी आप जिस मतुआ कम्युनिटी की बात कर रहे हैं ना, सीए के नोटिफिकेशन पे वो अभी हमारे पास तस्वीरें आ रही है, वहां जश्न हो रहा है बंगाल में। वो बंगाल में, और देखिए बंगाल के लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में। जरा एक फोटोशॉप करना भाजपाइयों का फोटोशॉप ठीक साधारण बात है, ठीक है, वो आरोप लगाना आपका काम है, लेकिन हमारा काम है कि लोगों को बताना कि इस बारे में देश क्या सोच रहा है। सवाल नंबर 3 के जवाब में क्या कह रहा है देश और क्या कह रहा है पश्चिम बंगाल, वो आपको हम दिखा रहे हैं कि सीए पर विपक्ष क्या फिर से माहौल बनाने की कोशिश करेगा। इसके जवाब में 73% लोग मानते हैं, पश्चिम बंगाल में भी 73% मानते हैं कि हाँ ऐसा करने की कोशिश की जाएगी विपक्ष की तरफ से, और 26% मानते हैं कि नहीं, ऐसा विपक्ष ऐसा कुछ नहीं करेगा इस बार। तो ज्यादातर लोग क्या सोच रहे हैं, विपक्ष की जो स्ट्रेटजी रही है, विपक्ष की रणनीति रही है, उसको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, वो हमने आपको बताने की कोशिश की। तो ये अलग अलग राज्यों में लोग किस तरीके से इस पर वोट कर रहे हैं, देश भर में लोगों की क्या राय है इस पर, ये देखिए, ये तस्वीरें जरा देखिए। ये बंगाल की तस्वीर है, उसी बंगाल की तस्वीर है मानव जायसवाल, और वही मतुआ कम्युनिटी की तस्वीर है जिसकी बात अभी आपने की, जिसके बारे में आपने कहा कि जिनका आधार कार्ड कैंसिल हो गया है, वही मतुआ कम्युनिटी की तस्वीर है। मैंने आपको कहा था कि मैं दिखाऊंगा आपको, इस तस्वीर को देखिए, और आप जो आरोप लगा रहे थे उन आरोपों की क्या सच्चाई है अभी की अभी उसका खुलासा हो गया। मानव जायसवाल, देखिए ये जो तस्वीरें हैं ना, देखिए फोटोशॉप करना बड़ा आसान है। अब 10 जन 15 जन को लेके आप बोलते हैं कि पूरा देश में ये चल रहा है माहौल, ये आपकी थिएट्रिक्स हो सकती है, उससे हमको मतलब नहीं है। आपने हमसे पूछा आधार के बारे में, हम आधार कार्ड नहीं इशू करेंगे। हमने बोला हम एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड यूज करेंगे जो स्टेट स्पॉन्सर्ड होगा और स्टेट की जितनी बेनिफिट्स है उस व्यक्ति तक पहुंचेगी। ये आपने, मैं कह रहा हूं मानव जायसवाल, आप ये कह रहे हैं फोटोशॉप्ड है, आप इसे साबित करिए कि फोटोशॉप्ड है। ये आपको लग रहा है? मैंने कहा कि मैं तो कह रहा हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये उसी मतुआ कम्युनिटी की तस्वीर है जिस पर आपने अभी कहा कि जो, और अभी हमारे पास वहां हमारे रिपोर्टर भी मौजूद है, माफ करिएगा रिपोर्टर नहीं, हाँ रिपोर्टर मौजूद है। फोटोशॉप चल रहा है, फोटोशॉप चल रहा है, करना है। सुनिए, ये फोटोशॉप चल रहा है, सब जानती है। आप जितना थिएट्रिक्स कर लीजिए, कमाल करते हैं, जितना बरगलाना लीजिए, जनता कमाल करते हैं, जो जुमले में नहीं फंसेगी। आपने आधार कार्ड को तो साइड लाइन ले लिया, कट लिया रास्ते से। क्यों कट गए आपने? आधार कार्ड में फंस गए। अरे आपने कहा, अभी आपने कहा और आप ही को हमने तस्वीर दिखा दी ना, आपने कहा कि मतुआ कम्युनिटी के लोगों की बड़ी संख्या में उनके आधार कार्ड कैंसिल कर दिए गए, और वही मतुआ कम्युनिटी सीए पारित होने पे, सीए के लागू होने पे जश्न मना रही है, ढोल मंजीरे बजा रही है। शांतनु ठाकुर जिस तरीके से वहां पे कमाल करते हैं, और आप कह रहे हैं कि ये तस्वीरें फोटोशॉप है, क्योंकि जब आपके पास जवाब नहीं हो तो आप कुछ भी कह सकते हैं। समुदाय के आप ठेकेदार नहीं है, और शांतनु ठाकुर ने जिस तरीके से मतुआ समुदाय के मंदिरों की अवहेलना करी है, जहां पुलिस पहुंच गए जूते चप्पल लेके, इससे निंदनीय कार्य तो पूरे विश्व में नहीं हो सकता। वो बेरूपे लोग हैं। मैं जिस सवाल का जवाब आपसे मांग रहा हूं, आप उसका जवाब नहीं देंगे। आपका अपना एजेंडा है, आप अपने एजेंडे पर बात करेंगे, क्योंकि आप उस सवाल का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि आपने जो कहा वो गलत साबित हुआ ना। अभी
मानव जायसवाल, वो अभी हमने हाथ कंगन को आरसी किया, आपके सामने हमने आपको तस्वीर दिखा दी। और भी प्रांतों में हो रहा है, पहले आप बोले कहीं होता ही नहीं है, कोई नहीं। अब जरा एक पांचवा सवाल जो आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल जो बहुत सारे लोगों के जहन में है, उस सवाल का भी देख लेते हैं कि लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनकी क्या राय है कि क्या सीएए के बाद सरकार को एनआरसी भी लाना चाहिए। ये बहुत सारे, चूंकि विपक्ष के लोग सीएए और एनआरसी को एक साथ जोड़कर बोलते रहे हैं, बोलने के आदी हो चुके हैं। इस सवाल के जवाब में देश क्या कहता है जरा देखिए। हाँ कहने वाले लोगों की संख्या करीब 90% है, जो लोग कहते हैं कि सीएए के बाद एनआरसी भी लाना चाहिए, और करीब 10% लोग हैं जो मानते हैं कि नहीं, अभी एनआरसी लाने का सही वक्त नहीं है। हमारे साथ अमित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, इस कानून के लागू होने के बाद हमने तस्वीरें दिखाई है कि किस तरीके से दिल्ली के एक बड़े इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चाक चौबंद कर दी गई है। ये तस्वीरें क्या कहती है? क्या फिर से ऐसी एजेंसियों की आशंका है कि इस तरह फिर से कोई ऐसी घटना हो सकती है जैसा 4 साल पहले कुछ हुआ था? देखिए रंजीत, मैं एक बड़े क्लियरली बोल रहा हूं कि इस तरह की कोई भी चीज होनी नहीं चाहिए। अगर आप जो सीए को पढ़ेगा, जो उसको समझेगा, वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। लेकिन दिक्कत यही है कि लोग उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह को ये कहना पड़ा था टाइम्स ऑफ भारत के प्रोग्राम में नाविका जी के साथ कि किसी की नागरिकता नहीं जाएगी बल्कि नागरिकता मिलेगी। लेकिन मुझे यही आशंका है, क्योंकि जिस तरीके से बात हो रही, जिस तरह से डिबेट आपके सामने हो रहा है, ये इसके बावजूद लोग समझ नहीं रहे हैं कि वो लोगों को शायद भड़काए, क्योंकि सामने चुनाव का है और अपनी चुनाव का समय है और सीए का मुद्दा है, तो विपक्ष अपनी तरफ से वो सब कुछ करने की कोशिश करेगा जिसके जरिए इसको भुनाया जा सके। इसीलिए आप देख रहे हैं इस तरह की तस्वीरें दिल्ली से आ रही है। चलिए, वक्त हो गया है जल्दी से आज के 4 लकी विनर के बारे में एक बार हम दिखाते हैं आपको कि कौन वो 4 लकी वोटर हैं जिनको आज इनाम मिलने वाला है। और प्रेमलता तिवारी हैं पश्चिम बंगाल से, दूसरी लकी वोटर हैं निधि सक्सेना, और तीसरे हैं अरविंद कुमार उत्तर प्रदेश से। इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट जो है वो हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ताकि अगर नाम में कोई मैच कर भी रहा हो किसी से, तो अपने मोबाइल के जरिए, मोबाइल नंबर के जरिए वो पहचान सकते हैं कि ये उनका नाम है। तो निधि सक्सेना, अरविंद कुमार और 2 और लोग हैं जो आज लकी वोटर हैं। और ये अगर आप लगातार वोट कर रहे हैं, जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि आज भी करीब 30,000 के आसपास लोगों ने, 30,000 से ज्यादा, 30,720 लोगों ने वोट किया है इस मुद्दे पे। और इस पर चर्चा अभी हमने की, जैसा कि सारे हमारे मेहमान कहते भी रहे हैं कि, और जैसा उनकी बातों से साफ साफ लग रहा है कि जैसे 4 साल पहले इस मुद्दे पर एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी देश भर में, इस बार हो सकता है कि इतना बड़ा माहौल नहीं बने, लेकिन चुनावी मौसम है, इसलिए इस पर सियासत होगी और ये मुद्दा आसानी से खत्म नहीं होने वाला है, इतना तो तय है। तो आज के मूड मीटर में इतना ही। कल मिलेंगे फिर इसी समय किसी और मुद्दे के साथ। हमें दीजिए इजाजत।